Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of electromagnetic field theory, in which today we will discuss about the nature of electromagnetic waves. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। So, in today's lecture, we will discuss about the nature of electromagnetic waves and the orthogonality of E, B and K in a uniform plane wave। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति के बारे में, साथ ही समरूप समतल तरंग में ई, बी तथा के की लंबिकता को सिद्ध करेंगे। Now, first of all, nature of electromagnetic waves। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। So, nature of electromagnetic waves या विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। Let the equation of electromagnetic wave be। माना विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1/v² डेल्टा टू यू बाय डेल्टा t2 है। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन निकाला था। उसके अकॉर्डिंग डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1/v² डेल्टा टू यू बाय डेल्टा t2 था। यहां पर अगर u की जगह e लिखोगे तो इलेक्ट्रिक वेव इक्वेशन मिलेगी, और अगर आप u की जगह h लिखोगे तो मैग्नेटिक वेव की इक्वेशन मिलेगी। लेट दिस वेव बी प्रोपेगेटिंग अलोंग द z डायरेक्शन। माना यह तरंग z दिशा में संचरित होती है। सो E and H are constant over any given plane parallel to xy plane। अतः E तथा H का मान किसी दिए गए तल के अनुदिश जो xy तल के समांतर है में नियत रहता है। Therefore, E and H depend only on Z and T and are independent of X and Y। अतः E एवं H का मान केवल Z तथा T पर निर्भर करता है तथा इनके मान X एवं Y पर निर्भर नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे या y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो वैल्यू हमको 0 मिलेगी। सो E इज द फंक्शन ऑफ Z एंड T। अतः विद्युत क्षेत्र Z तथा T का फलन होगा। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड H इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ Z एंड T। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र H भी Z एवं T का फलन होगा। तो E भी हमारा Z एंड T का फंक्शन है, H भी Z एंड T का फंक्शन है। सो डेल्टा E by डेल्टा X is equal to 0 and also डेल्टा E upon डेल्टा Y equals to 0, क्योंकि E केवल Z एंड T का फंक्शन है। इट मीन्स अगर आप Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी।
एंड अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पर अगर x एंड y के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशियल करें तो इसकी वैल्यू 0 होगी। एंड सिमिलरली if we differentiate h with respect to x and y then its value will be 0। इसी प्रकार यदि हम h का x एवं y के सापेक्ष अवकलन करें तो ये मान भी 0 होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये भी हमारा z एंड t का फंक्शन है। नाउ डेल्टा e अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा e अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 0 है। सो डेल्टा ex अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ey अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ez अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा e अपॉन डेल्टा x 0 है एंड वेक्टर e का मतलब i कैप ex प्लस j कैप ey प्लस k कैप ez। इट मीन्स अगर डेल्टा ex अपॉन डेल्टा x निकालें या डेल्टा ey अपॉन डेल्टा x निकालें, इसी टाइप से अगर हम डेल्टा ez अपॉन डेल्टा x निकालते हैं तो ये सारी वैल्यूज हमारी 0 होगी। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम ex, ey एंड ez का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो ये वैल्यू भी हमारी 0 होगी। सो डेल्टा ex अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा ey अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा ez अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 0। सो y के रेस्पेक्ट में भी अगर हम वेक्टर e का डिफरेंशियल करते हैं तो वैल्यू हमको 0 मिलेगी। एंड सिमिलरली डेल्टा h अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 0 था। सो अगर हम इसी टाइप से जैसे हमने यहां पर किया है, अगर hx, hy एंड hz का x एंड y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वो भी हमारे 0 होंगे। सो अगर आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो क्या मिलेगा? सो डेल्टा hx अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा hy अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा hz अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 0। एंड अगर हम इसको यूज करें तो जहां जहां नीचे की तरफ x है वहां पर हमको y मिल जाएगा। सो डेल्टा hx अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा hy अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा hz अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 0। नाउ मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इज, अब मैक्सवेल की प्रथम समीकरण हमारे पास में है, वो क्या होता है? डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0 और डेल डॉट E इक्वल टू 0। सो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये है। एंड डेल ऑपरेटर क्या होता है? I कैप डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस j कैप डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस k कैप डेल्टा बाई डेल्टा z। एंड वेक्टर E का मतलब I कैप ex प्लस j कैप ey प्लस k कैप ez। इट मीन्स डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0 को अगर हम ex, ey और ez के टर्म्स में लिखें तो हमको डेल्टा ex अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा ey अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा ez अपॉन डेल्टा z की वैल्यू 0 मिलेगी। नाउ डेल्टा ex अपॉन डेल्टा x यहां से 0 है एंड डेल्टा ey अपॉन डेल्टा y यहां से 0 है, तो हमारा ये भी 0 और ये भी 0, तो क्या बचेगा? डेल्टा ez अपॉन डेल्टा z इक्वल टू 0। सो डेल्टा ez अपॉन डेल्टा z इक्वल टू 0। एंड अगर डिफरेंशियल की वैल्यू 0 है इट मीन्स वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी, राशि का मान नियत होगा। सो Ez इक्वल टू कांस्टेंट, तो Ez का मान नियत है या Ez z दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z एक्सिस, या Ez का मान z अक्ष पर निर्भर नहीं करता है। इट मीन्स
Ez is independent of z and t, अतः Ez का मान z तथा t पर निर्भर नहीं करता है। Thus, it does not depend on the direction of propagation of electromagnetic wave. अब हमारी वेव z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही थी और हम कह रहे हैं कि Ez z पर एंड t पर निर्भर नहीं करता है, अतः Ez का मान विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। It has the same value all along the z-axis, क्योंकि Ez हमारा कांस्टेंट है, यह Ez की वैल्यू z एक्सिस पर डिपेंड नहीं करती है, अतः z अक्ष के अनुदिश सभी स्थानों पर इसका मान समान रहता है। Since Ez is constant along z-axis, so it does not contribute to the wave motion, so it must be zero. क्योंकि Ez z अक्ष के अनुदिश नियत है, अतः इसका तरंग गति में कोई भी योगदान नहीं होता है, इसलिए इसका मान शून्य होना चाहिए। तो Ez इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, उस कांस्टेंट को जीरो ले लेते हैं। सो Ez इक्वल टू जीरो मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E lies in a plane perpendicular to the direction of the wave. Ez इक्वल टू जीरो अर्थात विद्युत क्षेत्र सदिश E तरंग की दिशा के लंबवत तल में स्थित होता है। तो E हमारा वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, या E तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत स्थित होगा। सो अगर हमारी वेव z डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है तो E हमारा z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, मीन्स y एंड z एक्सिस में लाई करेगा, y एवं z एक्सिस में स्थित होगा। Thus, the electric wave is transverse in nature. अब हमने कहा है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E होगा, और अगर हमारा E वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यह तरंग के संचरण की गति की दिशा के लंबवत स्थित है, अतः विद्युत सदिश अनुप्रस्थ प्रकृति की होगी। सो इलेक्ट्रिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, या विद्युत तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण से डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो और डाइवर्जेंस एच इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एच जेड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो हमने निकाला था। ऑल्सो डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एच वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एच जेड बाई डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो। तो हमने ये दोनों इक्वेशन निकाली थी और हम कह रहे हैं कि डेल डॉट एच की वैल्यू जीरो है। इट मीन्स डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एच वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एच जेड बाई डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो। नाउ डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा एक्स जीरो है, डेल्टा एच वाई अपॉन डेल्टा वाई भी जीरो है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू जीरो। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी जो हमने सॉल्यूशन दिखाया था उसमें जहां जहां हमारे पास में E था उन सभी जगह पर हम H पुट कर रहे हैं। इट मीन्स एच जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
क्योंकि डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा जेड 0 है, इट मीन्स एच जेड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एच जेड का मान नियत होगा। इट मीन्स एच जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड एंड टी, अर्थात एच जेड जेड एवं टी पर निर्भर नहीं करता है। Thus, it does not depend on the direction of propagation of electromagnetic wave। इस प्रकार यह विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। And it has the same value all along the z axis, तथा इसका मान z अक्ष के अनुदिश सभी जगह समान रहता है। Since hz is constant along z axis, so it does not contribute to the wave motion, so it must be zero। चूंकि hz का मान z अक्ष के अनुदिश नियत है, इसलिए इसका तरंग की गति में कोई भी योगदान नहीं होता है, इसलिए यह शून्य होना चाहिए। Now hz equal to 0, it means h lies in a plane perpendicular to the direction of the wave। चूंकि hz equal to 0 है, अर्थात h तरंग के संचलन की दिशा के लंबवत तल में स्थित होगा। Thus, the magnetic wave is transverse in nature। इस प्रकार चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। So, electric wave is transverse in nature and magnetic wave is also transverse in nature। तो विद्युत तरंग भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है एवं चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ प्रकृति की है। Since electric wave and magnetic wave both are transverse in nature, चूंकि विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग दोनों की प्रकृति अनुप्रस्थ है, एंड इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव, अगर दोनों वेव को हम कंबाइंड करें तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी या विद्युत चुंबकीय तरंग मिलेगी। अब हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक वेव ट्रांसवर्स है, मैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है, चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ है, विद्युत तरंग भी अनुप्रस्थ है, अतः विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होगी और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स will be transverse in nature। Hence, the electromagnetic waves are transverse wave in nature। अतः विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति में अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है या विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ है। Orthogonality of E, B and K in a uniform plane wave। So, समरूप समतल तरंग में E, B तथा K की लंबिकता, तो E, B एंड K एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमको प्रूव करना है। और द रिलेशन बिटवीन E एंड B और द रिलेशन बिटवीन E एंड H, तो E एवं B या E एवं H में संबंध। सो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ E, B एंड K इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव, समरूप समतल तरंग में E, B एवं K की लंबिकता और
the relation between E and B or the relation between E and H या E एवं B में संबंध या E एवं H में संबंध. Let the variation in electric field vector be simple harmonic. माना विद्युत क्षेत्र सदिश E में परिवर्तन सरल आवर्ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा सिंपल हार्मोनिक वेव में आगे बढ़ रहा है एंड E इज पैरेलल टू y एक्सिस तथा E y अक्ष के समांतर है. सो E z इक्वल टू 0. E हमारा y एक्सिस के पैरेलल है सो इसका z कंपोनेंट 0 होगा. सो E z इक्वल टू 0. द वेव इक्वेशन फॉर E इज विद्युत क्षेत्र E के लिए तरंग समीकरण. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाली थी, उसका लिंक मैं आपको यहां पर दे दूंगा. सो E के लिए तरंग समीकरण डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा टू E अपॉन डेल्टा T2. इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हमने इसी टाइप की इक्वेशन निकाली थी, तो वहां पर केवल E की जगह H था. लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन प्रोपेगेटिंग अलोंग z डायरेक्शन B. माना z दिशा में संचरित हो रही इस समीकरण का हल है Ey इक्वल टू E1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड. सो ये जो वेव है जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, ये जेड दिशा में संचरित होती है. सो इसका सॉल्यूशन हमने मान लिया है Ey इज इक्वल टू E1 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के जेड. हियर के इज प्रोपेगेशन वेक्टर, यहां के संचरण नियतांक है, वेयर एज ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जबकि ओमेगा कोणीय वेग है. नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने वेव को दिखाया है. अब हमने कहा है कि E हमारा सिंपल हार्मोनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये सरल आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है एंड सिंपल हार्मोनिक वेव हमारी या तो कोसाइन वेव होगी या साइन वेव होगी. क्योंकि सरल आवर्ती तरंग या तो कॉस के रूप में होती है मीन्स कोजा के रूप में होती है या साइन के रूप में होती है ज्या के रूप में होती है. तो कॉस एंड साइन दोनों साइनोसॉइडल वेव है या दोनों ज्यावक्रीय तरंगें होती है. इसलिए ये जो वेव है एक पर्टिकुलर टाइम बाद में रिपीट होती हैं और ऑसिलेटरी सॉल्यूशन के लिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है. तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो e रेज़ टू आयोटा x होता है cos x प्लस आयोटा साइन x, या e रेज़ टू माइनस आयोटा x इक्वल टू cos x माइनस आयोटा साइन x. सो cos एंड साइन को कंबाइंड फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल मोड में लिख सकते हैं. तो यहां पर या तो मैं साइन का फॉर्म लूं या कोसाइन का फॉर्म लूं, तो मैंने यहां पर कॉस की फॉर्म में लिया है, आप चाहो तो यहां पर साइन के फॉर्म में ले सकते हो, रिजल्ट में हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो Ey इक्वल टू E1 cos ओमेगा टी माइनस के जेड. एंड अगर हम यहां से ओमेगा कॉमन लें सो Ey इक्वल टू E1 cos ओमेगा एंड इन ब्रैकेट t minus kz upon omega. And since omega equal to ck, तो ओमेगा हमारा ck है. Here c is velocity of electromagnetic wave. यहां c विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है. तो अगर हम इस ओमेगा की जगह ck रखें तो k से k कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पर हमको सिंपली z अपॉन c मिलेगा.
So Ey is equal to E1 cos omega t minus z by c. Now from Maxwell's third equation, मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, एंड ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो वेक्टर ई इक्वल टू आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड. एंड इसी टाइप से अगर वेक्टर बी को लिखोगे तो वो क्या होगा, आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड. सो इसको हम डिटर्मिनेंट मोड में लिख देते हैं और ये हमारा सिंपली फॉर्म में आ जाएगा. सो अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, ये सारणिक रूप में लिखें, तो ये क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा वाई डेल्टा बाई डेल्टा जेड ई एक्स ई वाई ई जेड. और वेक्टर बी हो गया आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड. नाउ इसको ओपन करो. सो 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको ओपन कर सकते हैं. तो ओपन करोगे तो क्या होगा, आई कैप इंटू डेल्टा बाई डेल्टा वाई ऑफ ई जेड माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ ई वाई प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ ई एक्स माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ ई जेड प्लस के कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ ई वाई माइनस डेल्टा बाई डेल्टा वाई ऑफ ई एक्स. तो इसको हम ओपन कर देते हैं. सो आई कैप डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई, सो डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड, सो माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड प्लस जे कैप, सो प्लस जे कैप डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ ई एक्स या डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स प्लस के कैप डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स, सो डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा वाई, सो माइनस डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड. नाउ इस इक्वेशन में हम आई कैप जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं. या इस समीकरण में हम आई कैप जे कैप एवं के कैप के गुणांकों की तुलना करें तो वो क्या होगा, डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी एक्स बाई डेल्टा टी. सो डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी. अब जे कैप का कोफिशिएंट ले तो वो क्या होगा, डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी वाई बाई डेल्टा टी. सो डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी वाई बाई डेल्टा टी. अब के कैप का कोफिशिएंट लो तो वो क्या होगा, डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी जेड अपॉन डेल्टा टी. सो डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी जेड अपॉन डेल्टा टी. तो हमको ये तीन इक्वेशन मिलती हैं. तो अब हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं. सिंस वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, चूंकि तरंग जेड दिशा में संचरित होती है, सो डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0. सो इस केस में डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू 0 होगी. एंड अभी हमने ये इक्वेशन निकाली थी. सो डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी. एंड यहां पर डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा वाई 0 है, तो ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा. तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी. एंड माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी। और इस डेल्टा टी को आप इधर ले लो, सो डेल्टा बी एक्स या डी बी एक्स की वैल्यू होगी डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इंटू डी टी। और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे सो बी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इंटू डी टी। सो बी एक्स हमारा ये होगा, बट ई वाई हमने लिया था ई वन कोसाइन ऑफ ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी, तो ई वाई हमारा ये है। अब यहां पर हमको डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। तो यदि हम इस समीकरण का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, so delta ey upon delta z is equal to e1 एंड cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, सो माइनस साइन ओमेगा t माइनस जेड बाई सी। अब आप क्या करोगे, इसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो t का हमारा 0 और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन सी, तो ये आपको क्या मिलेगा माइनस ओमेगा अपॉन सी। नाउ ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ई वाई अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू ई वन ओमेगा अपॉन सी साइन ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी। तो डेल्टा ई वाई अपॉन डेल्टा जेड की वैल्यू हमको ये मिलेगी। अब हमको क्या करना है, इस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड की वैल्यू जो हमने ये निकाली है उसको यहां पर रखें, तो बी एक्स क्या आएगा, bx equal to e1 omega upon c इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t माइनस जेड बाई सी डी टी। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो वो क्या होगा, सो bx इक्वल टू e1 ओमेगा अपॉन c एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस ओमेगा t माइनस जेड बाई सी। और क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है तो t के मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो हमारा डिवीजन में आ जाएगा, ये हर में आ जाएगा, इसलिए ओमेगा को हम डिवीजन में ले लेते हैं। और ये जो इंटीग्रेशन है ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए साथ में एक कांस्टेंट आएगा जो हमने k डैश लगा लिया है। सिंस वी डू नॉट रिक्वायर द कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ b, सो k डैश इक्वल टू 0। चूंकि हमें b के नियत घटक की आवश्यकता नहीं है इसलिए k डैश को हम 0 ले लेते हैं। तो कांस्टेंट कंपोनेंट की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं इसलिए k डैश हमारा 0 होगा। और जैसे आप k डैश को 0 करोगे ये फैक्टर बच जाएगा और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल करो, तो bx इक्वल टू माइनस e1 बाई सी कॉस ऑफ ओमेगा t माइनस जेड बाई सी। एंड अगर हम bx का मैग्नीट्यूड लें या bx का परिमाण लें तो हमारा ये नेगेटिव भी हट जाएगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ bx इक्वल टू e1 अपॉन सी कॉस ओमेगा t माइनस जेड बाई सी एंड e1 कॉस ओमेगा t माइनस जेड बाई सी हमारा ey था, तो इसकी जगह आप ey रखो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ bx इक्वल टू ey बाई सी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ bx की वैल्यू ey बाई सी है एंड b इक्वल टू म्यू h होता है, सो bx हमारा म्यू नॉट hx हो जाएगा। सो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू नॉट hx इज इक्वल टू ey बाई सी। और म्यू नॉट को आप बाहर ले लो तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड hx इक्वल टू ey अपॉन म्यू नॉट c एंड c इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चूंकि c विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है, सो c इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमारी c के बराबर होती है जो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में निकाल दिया था। तो हम क्या करते हैं, इस c की जगह 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट रखते हैं,
सो मैग्नीट्यूड ऑफ एच एक्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एच एक्स इक्वल टू रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू ई वाई। तो हमने सी की जगह 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो रखा है। अब इस म्यू जीरो को और इस म्यू जीरो को कैंसिल करोगे तो यहां पर रूट में म्यू जीरो बचेगा। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ एच एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट ई वाई। In this way, hx and ey differ only by a scalar. इस प्रकार hx तथा ey केवल एक अदिश द्वारा पृथक हैं, या hx एवं ey में केवल एक अदिश का अंतर है। तो hx और ey दोनों इक्वल हैं, केवल डिफरेंस हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है रूट ऑफ एप्सिलॉन जीरो अपॉन म्यू जीरो, एंड ऑल्सो दे हैव द सेम टाइम डिपेंडेंस। तथा साथ ही ये दोनों समय पर समान रूप से निर्भर करते हैं। इसका मतलब जब E हमारा मैक्सिमम होगा तब एच भी मैक्सिमम होगा, जब E हमारा मिनिमम होगा तो एच भी मिनिमम होगा। Thus, vector E and vector H are in phase at all points in space. इस प्रकार आकाश में सभी बिंदुओं पर सदिश E तथा सदिश H समान कला में होते हैं, एंड ऑल्सो वेक्टर E एंड वेक्टर H आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। साथ ही सदिश E तथा सदिश H एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एंड E क्रॉस H पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेक्टर। तथा सदिश E एवं सदिश H का वज्र गुणा या E क्रॉस H प्रोपेगेशन वेक्टर या संचरण सदिश K की दिशा में स्थित होता है। तो E एंड H हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे या एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो E एंड H का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो प्रोपेगेशन वेक्टर K की डायरेक्शन में होगा या संचरण सदिश K की दिशा में होगा। So here we end our session. In the current session, we have discussed about the plane electromagnetic wave and the orthogonality of E and B. So goodbye.